इंटरनेट पे इस समय वीडियोस की बहुत शुमार है जो कि रिज़र्वेशन सिस्टम पे अपने विचार रखते हैं और इनमें से ज़्यादातर वीडियो जो हैं वो रिज़र्वेशन व्यवस्था को विरोध करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयत्न करेंगे समझने का कि आरक्षण व्यवस्था क्या है, कैसे आई और इसके प्रति आगे भविष्य में हमें क्या रुख रखना होगा। तो शुरुआत करते हैं कि आरक्षण है क्या। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो आधुनिक समाज है, ये हमारा मॉडर्न सोसाइटी, ये क्या है, मॉडर्न सोसाइटी की क्या ज़रूरतें हैं। मॉडर्न सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी है और इक्वलिटी में बिलीव करती है। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों शब्द के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बल्कि सिमिलैरिटी ज़्यादा है। इक्वलिटेरिज्म किसी पर्सन के लिए रेफ़र करता है, ऐसे व्यक्ति जो कि सोशल इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, और इक्वलिटी शब्द तो होता ही है। इक्वलिटी मतलब जो कि सभी को सेम स्टेटस देने में बिलीव करते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी बेसिकली इगैलिटेरियनिस्ट लोगों की सोसाइटी है जो कि इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। तो इसलिए जो मॉडर्न लॉज हैं वो इन्हीं को प्रमोट करते हैं, इसी हिसाब से बनाए गए हैं। जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो दुनिया बनी और उसमें जो वर्ल्ड ऑर्डर आया, जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम क्रिएट हुआ, वो इन वैल्यूज़ को प्रमोट करते हुए बनाए गए। अच्छा, जब ये बनाए गए तो इसके बाद एक विचार और आया दुनिया भर के थिंकर्स में, ख़ास तौर पे शुरुआत हुई थी अमेरिकन्स में, कि इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है समाज में, इक्वलिटी का, ये तो इस भरी दुनिया में आप लेट्स से 19th सेंचुरी के बाद आपने इसको सोचना शुरू करा है। तो अब अगर आप इसमें इक्वलिटी का प्रिंसिपल्स लगाना शुरू कर देंगे इसके लीगल प्रिंसिपल्स में, तो क्या फ्यूचर में सब लोग बराबर हो जाएंगे? क्या भेदभाव ख़त्म हो जाएगा? क्या इस दुनिया से ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, सब लोग बराबर बराबर हो जाएंगे? तो इसके जवाब में ये बात आई कि नहीं, इसके पास्ट में जो इनइक्वालिटी थी वो इक्वलिटी के रूल्स के आ जाने के बाद से बेसिकली वो और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाएगी। तो जो इनइक्वालिटी थी वो परपेचुएट हो जाएगी, मतलब स्थायी बन जाएगी। तो जो इनइक्वालिटी यहाँ से पहले से चलती आ रही है, अचानक से आपने इक्वलिटी के रूल्स लगाना शुरू कर दिए दुनिया में। वर्ल्ड वॉर 2 हुई, आपने थोड़ा सा ह्यूमनिस्ट व्यूज़ रखना शुरू कर दिए, थोड़ा सा मानववादी हो गए, आपने इक्वलिटी इगैलिटरिज्म वगैरह को अपनाना शुरू कर दिया। आपके विचार, आपकी धार्मिकता इसकी तरफ झुकी, आपने ये लगाया और दुनिया को 19th सेंचुरी के बाद इक्वलिटी इगैलिटेरियनिज्म पे चलाना शुरू करा। तो नतीजे क्या होंगे? नतीजे एक्चुअल में उल्टे हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ही जो इनइक्वालिटी रही है दुनिया में, वो इस इक्वलिटी लॉस का उनको अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसलिए इक्वलिटी के लॉज लगाने के लिए इनको दो तरीके से लगाने की बात हुई कि आज से जो बनेंगी चीज़ें लागू होंगी उन पे इक्वलिटी का लगाया जाएगा रूल, और जो नहीं हैं पुराने समय से इक्वलिटी के रूल के अनुसार, उनको इक्वल करने के लिए एक्शन लिए जाएंगे। तो इक्वलिटी के रूल जो हैं दो तरीके से लगते हैं। एवरी वन शुड बी इक्वल एंड एवरी वन शुड बी इक्वल बिफोर द आइज़ ऑफ द लॉ। तो बिफोर द आइज़ ऑफ द लॉ का मतलब हो गया कि जो पहले से इक्वल नहीं हैं उनको इक्वल करने के लिए सरकारें एक्शन लेंगी। तो यहाँ से जो सिस्टम आता है वो
पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से लागू हुआ। कुछ जगह पे ये पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन कह के कहलाया, जैसे यूएस वगैरह में है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, और दुनिया के कुछ हिस्सों में ये अप्लाई किया गया, जैसे सिर्फ भारत में ख़ास तौर पे रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये वो विचार है मॉडर्न सोसाइटी का, सोच का थ्योरी है, जहाँ से रिजर्वेशन पॉलिसी को हम ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से रिजर्वेशन आता है आज के मॉडर्न सोसाइटी में। अब आगे बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम आया, तो ये किस बेसिस पे आया। ये जो इनइक्वालिटी थी, ये बिना रिजर्वेशन के क्यों नहीं जा सकती थी। Why it cannot go on its own? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनइक्वालिटी के जो रीजंस हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी लीनिंग्स वो लोगों के अंदर होते हैं। तो लोगों का समूह जिनको कि वो अपने से नीचे या छोटा मानते हैं, उनसे दूर रहने की कवायद करते हैं, और इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन आते ही रहते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन को करने का तरीका, उनको उनके राइट्स डिनाई करने के जो तरीके होते हैं वो इनफाइनाइट हैं। ये तरीके के तरीके सोच के, बहुत इनोवेटिव तरीके से सोचते हुए इनको डिनाई कर सकते हैं। और जो पहले से ही हिस्टोरिकली कुछ एज निकाल लिया है, तो फिर वो अपने ग्रुप को कि उस एज को, उस एडवांटेज पोजीशन को बनाए रखने के लिए और भी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी के साथ सोचकर, इनोवेटिवली सोचकर दूसरे डिनाइड ग्रुप को उसकी पोजीशन को डिनाई करते रहेंगे। तो ऐसे में इस डिनाइड ग्रुप को उन पर राइज करने का जो तरीका है, या तो उसे उसको एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ ही राइज कर सकता है। अब वो इक्वलिटी लॉज पे आ जाने पे अपने आप वो राइज नहीं कर सकता है, उसके पास प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत लो हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है, चांस लो हो जाता है। तो ऐसे में उसे एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो एक्सटर्नल सपोर्ट या तो आप उसे किसी एफर्मेटिव एक्शन से दें, या फिर आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके दें। तो रिजर्वेशन पॉलिसी बेसिकली यही है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो यही दो चांसेस हैं एक्सटर्नल डिस्क्रिमिनेशन के, 1, 2। अब सवाल है कि भारत ने तो खैर ये वाला मैकेनिज़्म चुना था, तो रिजर्वेशन से क्या होगा, रिजर्वेशन ये कैसे हेल्प करेगा। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दुनिया का जो लेट्स से कि जो सोसाइटी का जो इकोनॉमिक पाई होती है, अगर इसके शेयर होल्डिंग में इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इनको कुछ पोर्शन दे दिया जाए जो इनका हो अपना, तो ऐसा होप किया जा सकता है कि वंस इन देयर गुड पोजीशन they will be able to defend their rights, and the other group will also be able to defend its own rights. तो रिजर्वेशन पॉलिसी
इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में इनको इनकी शेयर होल्डिंग दे दी जाएगी तो फिर आगे ये अपने आप को खुद ही सपोर्ट करते हुए आगे सस्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, जो इस ग्रुप के लोग हैं वो बेसिकली इसको रिजर्वेशन पॉलिसी को अपोज करते हैं, तो हम इनको लेट्स कॉल देम द एंटी रिजर्वेशनिस्ट। द एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैव बीन क्लेमिंग कि ये कब तय होगा कि रिजर्वेशन ख़त्म करने का समय आ गया है, अब देश को मेरिट के बेसिस पे चलना चाहिए। तो इस क्लेम के को सपोर्ट करने के लिए वो लोग डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं कि अब आज की सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग बराबर के चलते हैं, सब लोग एक ही बस में जाते हैं, स्कूल एक ही क्लास में पढ़ते हैं, टीचर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह एक ही टैप से पानी पीते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में है कहाँ। तो अब इस रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जो एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैं हमारी सोसाइटी के, उनके अकॉर्डिंग इट्स टाइम वी फिनिश द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकॉज द रिक्विजिट इक्वालिटी हैज़ कम अराउंड, इक्वालिटी इज़ अचीव्ड। ऑलरेडी अब यहाँ पे दो इश्यूज़ हैं। क्या इसका पैरामीटर इस पर होना चाहिए कि इक्वलिटी अपेरेंटली अचीव करी जा चुकी है, या इस पैरामीटर पे होना चाहिए कि इनका जो इकोनॉमिक पाई है इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में वो इनको दिया जा चुका है, वो इन्होंने अचीव कर लिया है। तो डिस्क्रिमिनेशन आज की सोसाइटी में नहीं है एज़ पर द एंटी रिजर्वेशनिस्ट ऑन द क्लेम कि एवरीबडी इज़ sharing the food, the habits and other day-to-day lifestyles. Therefore, there is no discrimination. Although the researchers and lots of people are of the opinion that basically discrimination is still possible, that ये innovatively दूसरे तरीके से करें, और डिस्क्रिमिनेशन जिसकी ये बात कर रहे हैं कि वो अचीव कर लिया गया, वो बेसिकली सिर्फ टाइप 1 डिस्क्रिमिनेशन ही है, जिसमें है फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सो कॉल्ड अनटचेबिलिटी। तो बेशक अनटचेबिलिटी को हमने हो सकता है कि ओवरकम करा हो हमारी सोसाइटी ने, मॉडर्न सोसाइटीज़ ने, बट टाइप 2 डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो। टाइप 2 डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इकोनॉमिक पाई का, शेयर होल्डिंग का। इसमें ये बात आती है कि ये आर्ग्यूमेंट प्रोसीड करता है इस बात को कहने के लिए कि अभी इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इनको शेयर होल्डिंग नहीं मिल पाई है। इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बेसिकली इनको शेयर बहुत लो है, और बड़ा लार्जर शेयर अभी भी एंटी रिजर्वेशनिस्ट का ही है। तो ये जो एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैं, ये रिजर्वेशन को ख़त्म करके जो बेसिकली इनकी जो छोटा सा पाई है उसको भी गॉबल करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, क्योंकि टाइप 2 डिस्क्रिमिनेशन को ये अभी भी ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना उस पर प्रूविंग के लिए स्टडीज़ होने दे रहे हैं। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सेंसस को, रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड डेटा को ना तो क्वेरी रेज कर रहे हैं, ना उसको पब्लिक डोमेन में आने देना चाहते हैं। तो बेसिकली टाइप 2 रिजर्वेशन अभी भी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो बड़ी विचित्र घटना हुई है कि रिजर्वेशन को उन्होंने जिस फैक्टर्स पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था
उस फैक्टर्स को डिनाई करते हुए एक रिजर्वेशन के लिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को भी क्राइटेरिया मान लिया है। तो ऐसा कर देने से क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिक पाई है उसमें वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन की वजह से जो उनका पोर्शन होना चाहिए था, शेयर होनी चाहिए थी, उसमें भी इन्होंने अपने लिए एक सेक्शन क्रिएट कर लिया है और ये इन्होंने इकोनॉमिक बेसिस ऑफ रिजर्वेशन की लॉजिक लगाकर कर दिया है। तो बेसिकली इनके पास ऑलरेडी बड़ा शेयर था और उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा और कैप्चर कर लिया है। तो ये रिजर्वेशनिस्ट ग्रुप के अनुसार एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में बार बार कहा गया था कि ये इनफाइनाइट तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को मोल्ड करके, चीट करके कोशिश करते रहेंगे कि जो अनइक्वल हैं उनको इक्वलिटी तक ना अचीव करने दी जाए, और ये उन्होंने कर दिखाया भारत में। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कर दिखाया। इकोनॉमिक बेसिस को रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाकर जो उनकी शेयर होल्डिंग थी होनी चाहिए थी उसमें अपनी शेयर होल्डिंग को इंट्रोड्यूस कराकर, और मेरिट के आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे इन्होंने प्रोसीड करते हुए बात को यहाँ तक ले आए हैं, जो कि गलत आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी को सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का सॉल्यूशन माना गया था। अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी तो उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए था स्कॉलरशिप। जो स्कॉलरशिप अपने ही इस कैटेगरी में आप देते जो भी है स्कॉलरशिप, तो आप इसको अचीव कर सकते थे। रिजर्वेशन जो होता है वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के लिए माना गया है, रिजर्वेशन को एक रेमेडी, पॉवर्टी एलिवेशन का रेमेडी नहीं मानी गई है दुनिया भर में। पॉवर्टी की वजह से अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ रुक रही हैं तो आप उसके लिए सीधे सिंपल सॉल्यूशन लगा सकते हैं स्कॉलरशिप, और ये दुनिया भर में होता आया है। आप उसके लिए रिजर्वेशन का आर्म्स नहीं यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो फियर्स रहे हैं कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो चीटिंग करेगा, कैसे न कैसे करके सबड्यूड ऑप्रेस्ड क्लास को वापस सप्रेस करने की कोशिश करेगा, वो फियर्स ट्रू हो रहे हैं, वो सच हो रहे हैं। भारत में देखने भर में सबके सामने ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि वो कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की टॉप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू डोमिनेट करते हैं, इसलिए वो चीट कर रहे हैं सोसाइटी के साथ में और फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स को प्रोसीड कर रहे हैं और उसको सक्सेस दिला रहे हैं अपने फॉल्स अपने पावर ग्रैबिंग की वजह से, पावर डोमिनेंस की वजह से, और सोसाइटी को इससे चीट करते जा रहे हैं वापस। तो रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का रेमेडी है। ये बीच में कहीं इसको अचीव करते समय हाँ हो सकता है कि पॉवर्टी एलिवेशन करता हो पुअर सप्रेस्ड क्लास के लिए, डिसएडवांटेज क्लास के लिए, तो उसका मैकेनिज़्म बनता हो पावर को अचीव करने के लिए, और इसके थ्रू वो लोग शायद डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर सकें। बट दैट डजंट मीन कि रिजर्वेशन पॉवर्टी एलिवेशन का भी कोई मैकेनिज़्म है, नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है पॉवर्टी एलिवेशन का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए था स्कॉलरशिप। एक दूसरा मुद्दा और भी है कि रिजर्वेशन जो है ये क्या प्रमोशन के दौरान भी होना चाहिए था? तो अगर हम कॉन्सेप्ट को समझें इकोनॉमिक पाई के, तो फिर जो फाइट है बिटवीन द रिच क्लास, अपर क्लास पीपल ऑफ द सोसाइटी, तो जो सोसाइटी के अपर क्लास हैं
वो ऑलरेडी पोजीशन ऑफ पावर में हैं, डोमिनेंस में हैं, और वो कोशिश करेंगे अपनी इस अपर पोजीशन का यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल जुडिशरी में अपर पोजीशन में, ब्यूरोक्रेसी के हायर ब्यूरोक्रेसी में अपर पोजीशन में, किसी तरीके से पहुंच के अपनी लॉजिक्स को डिस्टॉर्ट करते हुए इन सप्रेस्ड क्लास को नीचे ही रखना चाहेंगे. इनफैक्ट जो मॉडर्न सोसाइटी में हो रहा है विद द करंट गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, this is what is happening, that they are contorting the arguments, bringing out perverse logics, so to ensure that the erstwhile oppressed class doesn't get its full opportunity and grow to its full potential. So to achieve this, they are distorting the arguments, and in a sense they're proceeding in that way, they are proceeding to deny the benefits of reservation policy in the promotion matters. तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है. अगर आप प्रमोशन में इसको अप्लाई करते हैं तो इनफैक्ट यू हैव बेटर चांसेस कि आपको जो इकोनॉमिक पाई प्रॉमिस्ड है आपको देने के लिए आप उसको अचीव कर पाते. लेकिन सिंस डेफिनेटली यू आर नॉट clean hearted, then you are finding reasons, the false arguments on how not to do that thing. Now एक third persistent argument है, merit is subdued because of reservation policy. तो इस एक argument पे generally जो truth है ये है कि देश में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें जो प्रोफेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है उसमें कॉम्पिटेंस होती है. कॉम्पिटेंस मीन्स आपको काम करना आना चाहिए, और उसमें एक्सीलेंट होना इज़ नॉट अ नेसेसरी गारंटी दैट थिंग्स विल नॉट गो रॉन्ग. सो इफ़ अ पर्सन कैन prove to be competent, then it's good enough. No, it's not necessary for him to achieve a top rank within a given list of people. So if for given cutoff you can take a few people in the opportunity, economic opportunity, from the lower order of the merit list, instead of going all from top to bottom and taking only the upper order, you basically don't make any damage, because this entire list of people is competent enough. Without reservation policy, what you would have been doing is that selecting people from the top to the amount that you required in your vacancy. Instead of following that sequence, if you pick up only part of it and you allow the remaining portion to be actually picked up from the lower order merit, you don't actually make a damage, because all of these people are competent enough to do the job. Therefore, the argument of merit is dismissed, saying that reservation is causing any damage to the merit. No, the truth is it is not causing any damage. And most places, the nature of job or whatever, if the job is actually requiring some higher competence necessary for the safety and security of the people, then you have this process. And otherwise, if the job is not requiring professional skills which are essential in order to save the life and property of other common men, then it is, for example, to say the clerical jobs, then basically there is no much disadvantage by little bit deviating from the exact order of the merit. You're not dismissing the merit altogether, you're basically just changing the order of selection from the merit. So the argument of merit is not completely truth, and it contains lots of ifs and buts which they definitely don't want the public conscious to gain awareness of. So this is how it is dismissed. Now another
Another argument has been that if the reserved class has got some quota for it, then those who belong to this quota, if they have managed in the merit list in the top portion, uh, then their selection, if done, should be treated within this merit quota, and uh, they should not be given the external count. Well, there are two ways to look at this argument. There is the reservation policy is actually intending for reserving the quota for the oppressed people. This argument is limited only to the statement that the quota is being reserved only for the erstwhile oppressed people, which means that the ones who are outside of it, the reservation system doesn't apply. The thought of reservation policy doesn't apply to them, which means the people from this for this particular pie has to come from the natural merit list. If somebody has achieved from the natural merit list, if somebody from the oppressed class has managed to reach into the natural merit list by which it is capable of entering, then there is no argument. This is the first argument which states that it is not correct to force him into go into his category so that you may show the fulfillment of it. In fact, by this line of thought, it will be a cheating that the deserving guy, naturally deserving guy, from merely for the fact that he belongs to the oppressed class, you are not accepting his natural merit and are rather trying to show him to be belonging to the oppressed class, and thereby suggesting that you're fulfilling your duty to bring the parity to them. This argument, until the present arrival of the present government since May 2014, before that this argument was standing dismissed, and the line of thought used to be that the no, since he has naturally achieved the merit, therefore he now stands within the open category and therefore is entitled to enter into this block, which is not a reserved clause for any non-reserved category. So in order to fulfill this particular category, you will have to further select somebody from the bottom order of the merit list who belongs to this category. Now, this is actually the more honest way of applying the policy. Since 2015 month of May onwards, since the installation of the current government, political party, this government, this dishonesty has come around, whereby they are looking for cutting corners to find ways to deny the oppressed class their due. So this is something which needs to be brought to focus, that the dishonest line has started to progress since the arrival of the current government, and it is looking for ways and means to deny opportunity and to deny the promise of economic pie. So it is in that line of thought that they have figured out an argument suggesting as if that this non-reserve category quota, the non-closed seats, are in a sense closed for the upper category. Upper non-reserve category. This is something which is a false statement. The non-closed seats are not closed for the non-reserve category. This is the twist they have brought about since the
arrival of the present government, and this is a cheating of sorts. When it is a non-closed category, it strictly means only this much, this part is false. And when it is non-closed category, if a person from the open closed category has managed to achieve a merit whereby he can be accommodated in the non-closed category, then he must be duly given his due, must be recognized, and in order to fulfill the promise of economic pie, someone else should be taken. The only way to escape from this cauldron is to demonstrate to the world that this economic pie, the promise of fulfillment, has been achieved by bringing out the data on caste based census, that this is the amount of people we have accommodated, and not just accommodated in the job but also in various sections of power within the government, which includes the top bureaucracy, the middle bureaucracy, the lower bureaucracy, the lower other jobs, so the judiciary. So that is the way you could have actually succeeded, but since there is dishonesty prevailing on the matters of reservation, so they are looking for ways to hide the truth. Now, there is another important conversation which must be discussed when we are talking about the matter of reservation. Will reservation be the right way to achieve equality in the modern system with its modern mechanism of economic growth? The answer to this question is what the the reservationist group must think over. Now, this question is basically for the reservationist class, that do they think that the system of reservation will be able to bring them the promise of economic parity? And in my view, the reservationist class remains illusioned on this particular factor, where they think that yes, it can be. No, my view is that they are illusioned if they think so. The truth is, in my opinion, that reservation can only help you get your share within the economic opportunities generated from the government. There is something called the true merit, which is often represented by the idea called talent and skill. Reservation can never help you achieve these two particular things, and these two particular things is what helps you survive in the market. So when it comes to the question of answering what is merit, you may notice that in the previous argument talking about merit, over here we had dismissed the concept that merit is hampered because of the reservation policy. That doesn't mean that merit is a false idea and it has no meaning. Here, let us apply the complete correction to understand the idea of merit. Merit is something which, in some ways, you may never achieve with the help of reservation policy. What are those aspects of merits which cannot be achieved by reservation policy? That is talent and that is skill. Talent in terms of artistic achievements, skill in terms of professional skills, by which you may stand in market and make money on your own through your private jobs. So this is the thing the reservationist group must understand and act, that when it comes to the complete picture of the economic pie, the government jobs are actually very small. The larger pie is actually consisting of the non-governmental jobs.
the non-governmental opportunities, which includes businesses, professions, and artistic work, and such things. Now, with the help of the reservation policy, you're basically eyeing to secure a part for yourself only from within this sector, and only a portion of it, the reserve portion. So, this is what you're trying to secure for yourself through the reservation policy. The, this entire big portion you are not even trying to achieve. This is something where you must understand the limitations of reservation policy, and you must act to capture your economic pie on your own strength and on your own legs, on your own will, by acting to bring your people within this sector. This will mean that you need to promote entrepreneurship within your category, recognize your professional skills most abundantly available within your groups and your communities, and leverage them to convert into industries, business and industries. Without that, you may never actually achieve equality within your own society, the peace and the real equality. So that is the most important thing.